Hello, my dear student of Standard Ninth. Welcome back once again. And today in this session, we are going to discuss chapter number 11, Indian Judiciary. Well, we already covered its seven short question answers. We already covered its seven give reason also. Today in this session, we are going to discuss five short notes, and there are six MCQs. And basically today I am able to finish this chapter also. So without any delay, let's begin. So as you can see on your screen that title is given, write a short note on. And first is independence of judiciary. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स क्या होता है? देखो, जुडिशरी जो होती है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो अदालतें हैं, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट यानी ये किसी पे डिपेंड ना हो. फॉर एग्जांपल मूवीज़ में आपने देखा है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमेशा पुलिस वालों को धमकी देते हैं कि आपका हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे. सिंघम विंगम टाइप की मूवीज़ में आपने देखा होगा. बट जुडिशरी में ऐसा नहीं होता है. आप किसी भी जज को चेंज नहीं कर सकते, है ना, चाहे वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो. तो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी, अगर उसको किसी का डर नहीं होगा, तो ही तो वो मतलब अच्छे से अपना डिसीजन दे पाएगी दोनों पक्षों को सुनने के बाद. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इम्प्लाइज जस्टिस विदाउट फियर एंड फेवर. ओके, ये क्या शो करता है कि जस्टिस जो दिया जा रहा है वो बिना किसी डर के और बिना किसी के मतलब पक्ष में होना चाहिए. तभी तो उसके हम लोग सच्चा न्याय कहेंगे. न्याय मीन्स जो जजमेंट दिया जाता है. नाउ टू मेक द जुडिशरी इंडिपेंडेंट इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर यानी जो हमारे पार्लियामेंट्स में जो मेंबर होते हैं, एमपी या एमएलए, वो लोग कानून बनाते हैं. एनीवन जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे बिल्कुल अलग बॉडी है ये. मीन्स वो जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये जुडिशरी पे कोई भी किसी भी टाइप का प्रेशर वो लोग नहीं बना सकते. नाउ पॉइंट नंबर 3. नाउ several provisions have been made to protect independence of judiciary. These include provision related to the appointment of the judges and eligibility condition, security of tenure, provisions and the removal of the incompetent judge, restriction on practice after the retirement, and protection from public criticism on the decision of the judges. फ्रेंड्स, इधर बहुत सारी बातें लिखी हैं, बट डोंट वरी, आई विल बी देयर. एक एक चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. सी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं. अब इसके अंदर क्या क्या आता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा. वेल, जजेस का अपॉइंटमेंट अपने आप में एक प्रोसीजर है, एंड ये प्रेसिडेंट के अंडर में कंडक्ट होता है. इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. चाहकर भी कोई मिनिस्टर अपने फेवरेट या अपने किसी खास इंसान को जज नहीं बना सकता. वेल, लेट मी टेल यू, सीनियोरिटी बेस पे होता है, एंड जो सबसे सीनियर होता है उसको जल्दी चांस मिलता है. एनी हाउ, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एलिजिबिलिटी मैंने भी आपको बताया सीनियरिटी के बेस पे होता है या फिर एक्सपीरियंस वॉट एवर. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मीन्स व्हाट, कि अगर कोई अगर जज बन जाता है, तो अगर हाई कोर्ट का जज बनता है तो 62 ईयर्स तक, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता है, तब तक दैट पर्सन कैन कंटिन्यू एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, है ना. तो उसको बीच में से कोई भी हटा नहीं सकता. तो उसको एक टेंशन तो नहीं कोई भी मिनिस्टर आएगा मुझे निकाल देगा, नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. फिर इसके अलावा हाँ, अगर जज की तरफ से कुछ गलती हो जाए या वो फिजिकली इनकेपेबल हो जाए, मतलब कोई बीमारी हो गई, समथिंग लाइक दैट, तो बात अलग है. अदरवाइज जज को रिमूव करना अलग है और मुश्किल है. और कई बार मान लो जज ने कोई फ्रॉड किया, कोई करप्शन के चार्जेस अगर प्रूव हो जाते हैं, देन एंड ओनली उनको मतलब एक लीगल प्रोसीजर जिसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, उसके थ्रू उनको निकाला जा सकता है. इवन इनके जो जजमेंट है उसको हम लोग पब्लिक में या इवन पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं कर सकते. मीन्स उनको अपना डिसीजन लेने का पूरा राइट है, और वो अपने नॉलेज पे अपने हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, क्योंकि लॉ की जानकारी उनको ज़्यादा है. नाउ पॉइंट नंबर 4. अट्रैक्टिव सैलरी एंड सर्विस कंडीशन आर ऑफर टू प्रिजर्व द dignity of the judge, to ensure that the judge do not indulge in malpractices and
that the best legal talent is attracted. देखो, कहीं ना कहीं पैसे जब आते हैं ना तो इंसान का लालच डगमगाई जाता है, इसीलिए जो जजेस होते हैं इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा रखी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक 2 लाख रुपीज़ समथिंग कुछ होती है। आप लोग गूगल करके देख लेना, जज सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हर बार मैं आपको बताने नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। इट इज़ बेटर कि आप लोग ही ढूंढ लेना। ठीक है, एंड अगर वो कुछ गलत काम करता है तो ही उसको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज सैलरी अच्छी है, रहने के लिए घर मिलता है, मतलब घूमने के लिए गवर्नमेंट की गाड़ी मिलती है। मीन्स जज को तो पैसे की कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। ओके, सो आई होप ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट की जजमेंट बिना किसी डर के होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है। थर्ड पॉइंट उनका अपॉइंटमेंट, उनकी एलिजिबिलिटी, उनका रिमूवल का प्रोसीजर, सब कुछ मतलब अपने सिस्टमेटिक तरीके से होता है। और फोर्थ पॉइंट में देखा कि इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो मतलब ये अपने आप में इंडिपेंडेंस होते हैं और इनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, डेट इज़ द एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। आई थिंक मैंने पूरा कॉपी पेस्ट मारा है टेक्स्ट बुक में से। सो एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी आता है और हाई कोर्ट भी आता है, बट आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस में हाई कोर्ट पूछा गया है। सो एपेलेट अगर आप देखो तो उससे पहले एक अपील वर्ड आता है ना, तो आप कैसी अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, बेसिकली यही क्वेश्चन है। इतना अगर आपको समझ में आ गया दैट मीन्स आपके लिए कुछ है ही नहीं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, लेट्स सी। अंडर द एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट हियर्स द पिटिशन अगेंस्ट द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। तो पहली बात तो हाई कोर्ट में जो कंप्लेन की जाती है, तो हम लोग कंप्लेन नहीं कहेंगे, दैट पिटिशन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिविल केसेस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज एंड ऑल डेट, एंड क्रिमिनल केसेस, वो तो मर्डर सब होता है, किडनैपिंग वो सब। ठीक है, तो ये टाइप के केसेस सुने जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत क्लियर है, पिटिशन वो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस की। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एनी पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। अगर मान लो आपका जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तालुका कोर्ट है, अगर आप इसके डिसीजन से एग्री नहीं करते हो, लोअर कोर्ट के डिसीजन से, तो यू कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट ऑल्सो। गॉट इट। नंबर 3, in case a session court has issued any judgment punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in the lower court. अगर मान लो सेशन कोर्ट होता है जो यूजुअली अगर उसने डिसीजन सुना है कि भाई जो इंसान है उसको 4 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो गई है, तो फिर वो पर्सन हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। नंबर 4, if any accused is given capital punishment by the session court in case of a murder for which less severe punishment is issued by the lower court, then in such condition judgment can be challenged in the high court. मान लो एक पर्सन ने अगर मर्डर किया है और उसको मतलब सिर्फ 7 साल की सज़ा होती है, लेकिन नहीं, जो पिटिशनर है जो उसने कंप्लेन की थी वो सोचता है कि नहीं, इसको तो मतलब लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए या तो उसको फांसी पे लटका ही दो। तो अगर किसी को लगता है कि सज़ा जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, इन डेट केस यू कैन गो टू द हाई कोर्ट ऑल्सो। आई होप 4 नंबर का पॉइंट भी क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर 5 and 6, अ पिटिशनर हु इज अनसेटिस्फाइड द जजमेंट ऑफ अ ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो अप्रोच टू द हाई कोर्ट। तो ठीक है भाई, पिटिशनर है, कंप्लेन करने वाले को लगता है कि भाई सज़ा ठीक से नहीं मिली है, देन दैट पर्सन कैन अप्रोच टू द High Court also. Number 6, the High Court has the power to decide upon important questions pertaining to the law, including constitutional interpretation. अगर हाई कोर्ट मतलब ये भी डिसाइड करता है कि कोई जो नया लॉ बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बनना चाहिए। अगर कोई लॉ ऐसा बनाए जिसका मतलब जो इंटरप्रिटेशन, मतलब हमको अगर हम उसको पॉइंट को समझें तो वो उसका कोई पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो हाई कोर्ट उसको भी मतलब पावर है उस पर भी अपना डिसीजन सुना दें। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग था। किस किस टाइप्स की अपील होती है, बेसिकली दैट इज़ द क्वेश्चन। नाउ नंबर 3, सो नंबर 3 इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वन। यू कैन सी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो,
कोई भी कोर्ट जो होता है वो जब डिसीजन सुनाता है तो अपना एक केस फाइल बनाता है, और वो जो लाइव डिसीजन सुनाया जाता है वो जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी एक मतलब केस स्टडी होती है, जो जिससे वो समझते हैं कि कानून में कैसे मतलब फ्रेमवर्क होता है। इसके अलावा नॉर्मल पब्लिक के लिए भी होता है ये सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नाउ, the court of record hold the evidential value, and when any record from the court are presented, no objection can be taken against it। तो जो कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक मतलब उसका एविडेंशियल वैल्यू होती है, और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। द जजमेंट एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंसिडर्ड एज अ परमानेंट डॉक्यूमेंट एंड ऑल आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने भी अगर हम लोग कह लें तो जो जजमेंट सुना दिया है, जो डिसीजन दे दिया है, उसे हम लोग फाइनल कहेंगे और वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ कह नहीं सकते, क्या पता, शायद आई डोंट नो, बट वो लोगों ने कुछ ऐसा प्रोविजंस रखे हो कि आपको पनिशमेंट भी हो सकता है। वैसे भी कंटेम ऑफ द कोर्ट तो होता ही है, अदालत की तौहीन, ओके। एनी हाउ, पॉइंट नंबर 3, they are used as a reference by the subordinate courts while giving the judgment and decision। मान लो भी कोर्ट ने जस्ट अभी एक डिसीजन सुनाया है, एंड इन फ्यूचर सिमिलर नेचर का अगर कोई दूसरा डिसीजन आता है तो सबॉर्डिनेट कोर्ट उस केस का रेफरेंस दे सकते हैं। या मान लो भी एक केस चल रहा है, अच्छा सेम केस आया था ऐसा 1993 में जहाँ पे ये हुआ था, मतलब आगे फ्यूचर के अगर सिमिलर नेचर के अगर केसेस आते हैं तो इजीली वो लोग उसको उसका रेफरेंस दे सकते हैं। एनी कोर्ट शोइंग इट्स कंटेम और डिसअप्रूवल कैन बी पनिश। तो लो अब आ गया ना, कोई भी अगर उसको डिसअप्रूव करता है या उसको नहीं मानता है तो उसे कंटेम ऑफ द कोर्ट माना जाएगा और पनिशमेंट तो होगी ही। कोर्ट का काम ही क्या है, पनिशमेंट देना, ठीक है। और हम अपनी हरकतें थोड़ी सुधार लें तो हमें कोई पनिशमेंट शायद ना मिले। एनी हाउ, चलो अब हम लोग बात करेंगे लोक अदालत की और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, ओके। सो बेसिकली ये जो शॉर्ट नोट है इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो पहला लोक अदालत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देयर आर टोटल 6 पॉइंट्स, एंड देन PIL क्या होता है, वेल उसके भी 4 पॉइंट्स हैं, बट इन दिस स्लाइड पर्टिकुलर स्लाइड हम लोग लोक अदालत देखते हैं। क्या होता है लोक अदालत, ठीक है। नाउ लेट्स सी। लोक अदालत एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर द जुडिशियल इनोवेशन ऑफ द 1980s to provide speedy and inexpensive justice to the poor and the weaker section of the society। देखो लोक अदालत और ये PIL की शुरुआत है ना, ये 1980s के आसपास में हुई थी। इसका मकसद ये है कि जो गरीब लोग और जो मतलब बहुत ही कमज़ोर पक्ष के लोग आते हैं ना, तो उनको भी न्याय मिले, उनका भी जो जजमेंट, उनका भी जो मतलब डिसीजन आता है वो बहुत स्पीड में आए, और उनके पास तो पैसे होते नहीं हैं, तो बिना किसी के एक्सपेंसेस के उनको एक तरह से कानून की मेन स्ट्रीम से उनको अटैच करना, डेट इज कॉल्ड द PIL एंड लोक अदालत, ठीक है। लीगल एड सेंटर वेर एस्टेब्लिश ऑल ओवर द कंट्री फॉर असिस्टिंग द लिटिगेंट्स इन मैटर ब्रॉड बिफोर द लोक अदालत। तो लोक अदालत इसी मतलब हर इंडिया के हर कोने कोने में इसे इस्टेब्लिश की गई है ताकि लोग आके अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे दर्ज कराएं, और जो मेन अदालतें होती हैं, कोर्ट्स होती हैं, उनका कामकाज थोड़ा उससे कम भी हो जाता है यूजुअली। नंबर 3, लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज ऑन संडे एंड अदर डेज ऑन पब्लिक हॉलीडे एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द तालुका लेवल। सो लोक अदालत कब होती है, संडे को लगती है, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है और कंसर्न पार्टियाँ वो आ सकती हैं। अदरवाइज़ क्या होती है, अगर रेगुलर डेज में अगर हमको जाना हो तो काफ़ी टाइम वेस्टिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और कोई भी जॉब से छुट्टी लेके कोर्ट में जाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। एक तरफ तो मतलब आप लोग जॉब से छुट्टी ले रहे हो तो उसकी भी आपकी मतलब सैलरी कट होती है ना। नाउ द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफर दिस देयर सर्विस वॉलेंट्रीली। अब इसमें कौन होते हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नहीं जजेस से रिटायर हो चुके होते हैं वो भी हो सकते हैं। दिस इंक्लूड द रिटायर्ड जजेस, एमिनेंट लॉयर्स एंड सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं,
समाज में जो ज्ञानी विद्वान लोग होते हैं वो सब भी हो सकते हैं इसमें। नंबर 5, मोस्ट मैटर ब्रॉट बिफोर द लोक अदालत आर पिटी डिस्प्यूट्स इन एन इनफॉर्मल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे जो केसेज आते हैं ना लोक अदालत में, वो यूजुअली डिस्प्यूट्स ही होते हैं, और इसको इस तरीके से लोगों को समझा के उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराना पड़ता है एक पार्टी को, और दोनों की रजामंदी से ही मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है, पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, बस वही लोक अदालत का मेन मकसद है। नंबर 6, लोक अदालत हैव लेड टू द स्पीडी डिस्पोजल एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग पीडी डिस्प्यूट्स विद नो एक्सपेंस बॉर्न बाय द लिटिगेंट्स। ओके, तो यहाँ पे लोक अदालत का मेन काम क्या है कि किसी का कोई पैसा खर्च ना हो और बिना पैसे के खर्च किए मैटर इजीली सॉर्ट आउट हो जाए। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। फालतू की अदालतों में जाने से अच्छा है कि लोक अदालत में जाओ, केसेस सॉर्ट आउट कर दो। ठीक है, अब आएगा हम लोग बात करेंगे पिल के बारे में। ठीक है, पिल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पिल इज एन manifestation of judicial activism. Member of the public or NGOs can address the letter to the High Court or the Supreme Court inviting the intervention of the court in a specific matter. देखो यहाँ पे कोई सोसाइटी का कोई मेंबर है या फिर कोई एनजीओ है, ये मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाके अपना पिल सबमिट कर सकती है। पिल सबमिट करना मीन्स एक तरह से एक रिक्वेस्ट देना। से फॉर एग्जांपल मान लो भी दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, इतना पॉल्यूशन है लोगों को सांसों में लेने में तकलीफ हो रही है, तो कोई भी आम इंसान या कोई भी एनजीओ इंस्टीट्यूशन वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पीआईएल डाल सकती है कि भाई ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतना पॉल्यूशन बढ़ रखा है एंड ऑल डेट। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव एडमिटेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एन नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैटर्स होते हैं, और एक ये माना गया है कि कोर्ट की जो प्रोसीजर होती है बहुत लंबी होती है, लेकिन इसमें पीआईएल में इतनी कोई लंबी प्रोसीजर फॉलो नहीं की जाती है। द हियरिंग ऑफ पीआईएल टेक प्लेस बिफोर द कोर्ट कैन ऑर्डर एंड पास विद इन द कपल ऑफ डेज एंड कंसर्न अथॉरिटीज। तो पीआईएल बाद में गवर्नमेंट सुनती है, अदालत सुनती है और फिर अपना डिसीजन भी आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स तब वो लोग जाके डिसीजन सुनाते हैं। पीआईएल हैज़ ब्रॉट अ रिलीफ टू द वीकर सेक्शन बाय इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशल। तो कहीं ना कहीं लोगों को फैसिलिटेट कर रही है और लोगों को कानून से जोड़ भी रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब वो कोर्ट्स होती हैं जो यूजुअली एक तरह से हाई कोर्ट के अंडर में आती हैं और वो सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है, और यूजुअली अलग अलग टाइप की कोर्ट्स होंगी, हम लोग अभी आंसर में देख ही लेंगे। ठीक है, नाउ दोज कोर्ट विच फंक्शन अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट आर नेम्ड एज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट किसको कहेंगे, जो हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंदर काम करता है और हाई कोर्ट उसको कंट्रोल भी करता है एंड सुपरवाइज भी करता है। डन। पॉइंट नंबर 2, दिस कोर्ट फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द तालुका लेवल एज वेल एज एट मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये कोर्ट जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका कोर्ट पे एंड इवन आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी देखने को मिल सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, दिस कोर्ट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। तो ये कोर्ट्स किस टाइप के कोर्ट्स में डिवाइड होती हैं, आइदर सिविल और आइदर क्रिमिनल। नंबर 4, सॉरी फॉर डेट, द डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इज प्रेसिडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट and there are the courts of magistrate of class 1 class 2 and attended to the criminal cases। तो क्रिमिनल केसेस होते हैं जो क्लास 1 क्लास 2 के मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके कुछ रैंक्स होंगे मे बी। एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिसाइडिंग बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, देर आर कोर्ट ऑफ द सिविल जजेस जज क्लास 1 क्लास 2 एंड डील्स विद द सिविल मैटर। सेशन कोर्ट यूजुअली क्रिमिनल केसेस देखता है और सिविल केसेस भी देखे जाते हैं। ठीक है, नाउ इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, देर आर मेनली कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स,
फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेबर कोर्ट, स्मॉल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट एट द सिटी, तालुका कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये कोर्ट वो कोर्ट, है ना। दिमाग ख़राब हो गया नहीं इतना सारा पढ़ के। एनी हाउ चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द MCQ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई एम गोइंग, मैंने ऑलरेडी आपको 4 ऑप्शन के साथ आंसर को अंडरलाइन कर दिया है। सो हम लोग स्ट्रेट अवे आंसर देखेंगे, बाकी हम लोग चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, देखो आपको 2 जजेस की रिटायरमेंट एज पूछी गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज की एंड हाई कोर्ट के जज की। तो इट्स 65 एंड 62, वेरी सिंपल वन। नंबर 2, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए लॉयर यू रिक्वायर टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो आपको कोर्ट में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लॉयर। तो इट्स 7 ईयर्स इज द आंसर। ओके, सो नाउ नंबर 3, इन विच स्टेट इज द हाई कोर्ट ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा सिचुएटेड। तो त्रिपुरा और जो मिजोरम का जो हाई कोर्ट है वो कौन से स्टेट में है? वेल इट इज़ इन आसाम। द हेड क्वार्टर ऑफ द लीगल एड सर्विस सेंटर इज सिचुएटेड एट अहमदाबाद। ठीक है, तो जो लीगल एड सर्विस सेंटर है वो अहमदाबाद में है, जहाँ पर आपको मतलब बताया जाता है कि आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप जाके पूछ सकते हो कि इस टाइप का केसेस क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी है, एंड आपको वहाँ पे लीगल हेल्प मिल जाएगी। हु अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज को कौन अपॉइंट करता है? वेल इट्स अ प्रेसिडेंट। ओके, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फॉर्म टू सेटल द कंप्लेन ऑफ द कस्टमर। तो कंज्यूमर की मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन होता है? तो कंज्यूमर फोरम होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज योर चैप्टर नंबर 11 इंडियन जुडिशरी। फ्रेंड्स आई थिंक आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, एंड आई विल पुट द PDF ऑल्सो, सो यू आर सपोज टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर। सो आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज बाय एवरीवन।